हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 140। इससे पहले इस कहानी के 139 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। प्लीज़ आप सब लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। अब तक आप सबने पढ़ा था मैं भी राजीव राठी हूँ, अगर तुम्हें जान से मारना पड़ा तो भी मार दूंगा तुम दोनों को, लेकिन आज़ाद नहीं करूँगा। नियति भी गुस्से में बोलती है कि छोड़ो मेरी बहन को, छोड़ो उसे। राजीव ने भी पीछे पलटकर रूही को गुस्से से घूर कर देखा और फिर खींचकर एक चांटा नियति के गाल पर भी जोर से मार दिया, जिससे नियति की आंखों में जो आंसू तो वो बाहर आ जाते हैं और उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। अब देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होगा। थप्पड़ मारने से नियति भी जमीन पर गिर पड़ती है। नियति के हाथ और पैर दोनों ही बंधे हुए थे। नियति भी गुस्से में राजीव की तरफ देखते हुए बोलती है कि जितना भी मारना है राजीव राठी, मार लो हम दोनों को, लेकिन अगर रोहान यहाँ पर आ गया है तो निव्यांश भी आ ही गया होगा, और अगर गलती से भी तुम निव्यांश के हाथ लग गए ना, तो सच कहती हूँ तुम्हारी जो दुर्गति होगी ना, तुम्हें खुद भी नहीं पता होगा। तुम इतना ज़्यादा तड़पोगे जिससे तुम्हें मौत भी नहीं मिलेगी। बहुत लड़कियों की ज़िंदगी खराब कर ली है तुमने, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें लगता है कि तुम पाप करते रहोगे और तुम्हारे पाप की सजा देने वाला कोई भी नहीं होगा, और तुम ऐसे ही मजे से जिंदगी काटोगे, तो देखो तुम्हारे पाप की सजा देने वाले आ गए हैं। राजीव राठी ने नियति के गले को कसकर पकड़ लिया और फिर एक एक शब्द को चबा चबा कर बोलता है कि बहुत ज्यादा बोलने लगी हो ना तुम, तुम्हारी आवाज क्या वापस आ गई? तुमने तो ज्ञान पेलना ही शुरू कर दिया। बहुत ज्यादा बकवास करने लगी हो तुम। तुम्हें तो गूंगा बहरे ही रहना चाहिए था। तुम्हें तो ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारे वो आशिक मेरा कुछ बिगाड़ लेंगे। तो राजीव राठी का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझे तुम दोनों। जितना तुमने सोचा भी नहीं होगा उससे कहीं ज्यादा कमीनापन है मेरे अंदर। राजीव राठी के भी गले दबाने से अब नियति की आंखें लगभग बाहर ही आने लगी थी और उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। तभी रूही अपनी जगह से उठकर खिसकती हुई आगे आई और फिर उसने दोनों ही बंधे हुए हाथों से राजीव राठी को धक्का दे दिया और राजीव राठी भी नियति से थोड़ा सा दूर हो जाता है। तो रूही भी काफी ज्यादा गुस्से में बोलती है कि मर्द बनते हो ना तो जाकर रोहान और निव्यांश के सामने बनो ना, हमारे सामने क्यों बन रहे हो? हम दोनों बहनों को बांध कर क्या साबित क्या करना चाहते हो? तुम एक मर्द हो, ऐसा नहीं है समझे। तुम एक बार मेरे हाथ खोल कर तो देखो। मैं अकेली ही तुम पर छठी का दूध नया दिला दिया ना, तो मेरा नाम भी रूही नहीं, समझे। तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ। मैं रोहान सचादेवा की होने वाली बीवी हूँ। आज रूही की आवाज में वो अकड़ थी, वो एटीट्यूड था जिस अकड़ को रोहान देखना चाहता था। रूही और नियति दोनों ने ही पहले हिम्मत छोड़ती थी कि उन्हें शायद ही अब कोई बचा पाएगा, लेकिन अब उन्हें उम्मीद थी रोहान बाहर है और फिर अब उन्हें बचाने के लिए वो यहाँ तक आ भी गया है। यही जानकर रूही के अंदर अब और भी ज्यादा हिम्मत आ चुकी थी। राजीव ने भी अकड़ कर रूही को देखा और फिर से उसके बालों को पकड़कर गुस्से से अपनी तरफ करीब करते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर गुस्से से चिल्लाकर बोलता है कि क्या कहा तुमने? रूही भी अब काफी ज्यादा गुस्से में राजीव की आंखों में आंखें डालकर जोर से चिल्लाकर बोलती है यही कि मेरे हाथ खोल कर देख। मैंने ना तेरे ऊपर से मर्द होने का गुरु न उतार दिया ना, तो मेरा नाम भी रूही रोहान सचादेवा नहीं। एक बार बस मेरे हाथ खोल दे तो रूही ये बात बहुत ही ज्यादा अकड़ कर गुस्से में बोल रही थी। हालांकि राजीव राठी पिछले कुछ घंटों से रूही को कई बार चांटे मार चुका था और बहुत बार उल्टी सीधी बातें बोल चुका था, लेकिन फिर भी रूही बहुत ही ज्यादा गुस्से में राजीव को जवाब दे रही थी। रूही की बात सुनकर राजीव ने भी रूही के बालों को जोर से झटक दिया और फिर टेढ़ी गर्दन करके एक सनकी जैसे इंसान की तरह बोलता है कि तुम्हारे मुंह से तो आवाज नहीं निकलती थी ना, और आज तुम राजीव राठी के सामने खड़ी होकर उसकी आंखों में आंखें डालकर गुस्से से बात कर रही हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, चलो तुम्हारा शौक उतार ही देता हूँ। इतना कहकर राजीव ने भी रूही के पैरों को खोलना शुरू कर दिया और फिर रूही के हाथों को भी खोल दिया। राजीव रूही से अब 2 कदम दूरी पर खड़ा होकर बोलता है कि तो तुम मुझसे लड़ोगी, मुझे हराओगी तुम? तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे लड़कर मुझे हरा दोगी, मुझसे जीत जाओगी तुम? रूही भी अब फाइटिंग मोड में आते हुए गुस्से से बोलती है कि हाँ हाँ हरा दूंगी। इस वक्त रूही भी नहीं जानती थी कि वो राजीव को हरा देगी या फिर नहीं हरा पाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे रोहान के कहे हुए हर एक शब्द याद आ रहे थे। रूही, तुम रोहान सचादेवा की होने वाली बीवी हो, डर कर मत रहा करो वरना ये दुनिया पागल बना देगी तुम्हें। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम ऐसे डरपोक बनकर हमेशा रोती रहो। रूही की फाइटिंग मोड में देखकर राजीव भी अपने बाजुओं को फोल्ड करता हुआ बोलता है कि तुम्हें लगता है कि तुम मेरा एक चांटा भी झेल
पाओगी और तुम मुझसे लड़ना चाहती हो। तो रूही बोलती है कि मुझे हाथ तो लगा कर दिखाओ तुम, तब बताती हूँ तुम्हें। तो रूही अभी सच में इस वक्त आंखों से अंगारे उगाल रही थी। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जितना गुस्सा रूही को आ रहा था उतना ही नियति को भी आ रहा था। अगर राजीव नियति के हाथ खोल देता तो इसमें दो राय नहीं थी कि दोनों ही बहनें राजीव का जनाजा निकाल देती और उसे जरूर हरा देती। तो राजीव ने भी दोनों हाथ कमर पर रखकर रूही को एक ही हाथ से अटैक करने का इशारा किया और फिर रूही ने भी एक गहरी सांस लेकर घुमाकर एक लात मारी और फिर राजीव एक ही लात में जमीन पर जाकर गिर पड़ता है। राजीव को इस वक्त सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। रूही भी अब हैरान थी कि जो मूव अंशिका ने उसे सिखाई थी वो आज काम कर गई थी। तो रूही भी बहुत ही ज़्यादा डरती थी और फिर अंशिका को रूही की फिक्र भी बहुत ज़्यादा होती थी। इसीलिए अंशिका ने अपनी वाली मूव रूही को भी सिखा दी थी। हालांकि रूही ने कभी भी किसी को भी नहीं मारा था और ना ही कभी ऐसे किसी आदमी के साथ फाइटिंग करी थी। और आज जब राजीव को उसने मारा तो एक ही मूव में राजीव भी जमीन पर जाकर गिर पड़ा। तो नियति के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी, जबकि राजीव उसके मुंह से तो अब खून निकलने लगा था। राजीव इस वक्त सच में बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका था। राजीव भी खड़ा हुआ और फिर उसने अपनी बेल्ट निकाल कर हाथ पर लपेट ली और फिर राजीव जो हमेशा बेल्ट मार कर ही रूही और नियति को कंट्रोल करता था वो अपना वही तरीका अपना रहा था। ऐसा नहीं था कि रूही और नियति उसका विरोध करती थी, लेकिन फिर भी वो जरा सी बातों पर भी उन दोनों पर बेल्ट बरसा देता था। उन्हें वो बहुत ज़्यादा बेल्टों से मारता था। तो राजीव ने भी अब बेल्ट रूही को मारकर गुस्से में कहा कि मुझे मारेगी, मुझ पर गुस्सा निकालेगी तो रूही को भी अब एक बेल्ट लगी तो रूही भी जाकर जमीन पर गिर पड़ती है। रूही को ऐसा गिरता देख नियति गुस्से से चिल्लाते हुए बोलती है, क्या हुआ राजीव, देखा नहीं क्या तुझसे, निकाल लेना तूने अपनी बेल्ट, आ गया तू अपने कमीनेपन पर, हमेशा अपनी औकात दिखाता है, यही तो करता है ना हमेशा। राजीव ने एक बेल्ट नियति को भी मार दी थी और फिर नियति जो कि अभी बैठी हुई थी वो भी जमीन पर ही गिर पड़ती है। तो राजीव ने भी फिर से एक और बेल्ट रूही को मारी तो नियति फिर से चिल्लाते हुए बोलती है कि रूही उठ, रूही ये हमें ऐसे नहीं मार सकता है, तुझे आज इससे जीतना होगा, मारना होगा इसे, हम इतने कमज़ोर भी नहीं है, बचपन से ही इसकी मार झेलते आए हैं हम, आज हम इसकी मार नहीं झेलेंगे अब और नहीं। याद करो इसने हमें कितना ज़्यादा तड़पाया था, कितना ज़्यादा मारा था, कितने ज़्यादा बेइज्जत किया था, रूही उठ जा। नियति ये सारी बातें रूही को बोल रही थी तो राजीव को भी अच्छा नहीं लगा। उसने एक और बेल्ट अब नियति को मार दी थी और फिर जैसे ही उसने रूही को मारने के लिए अपनी बेल्ट फिर से उठाई तो रूही ने उसकी बेल्ट वहीं पर पकड़ ली और फिर अपना एक हाथ लपेट कर उसे खींच दिया। तो राजीव भी अपना बैलेंस नहीं संभाल पाया और फिर वो भी जाकर जमीन पर गिर पड़ता है और फिर इन सब में बेल्ट रूही के हाथ में आ गई थी और अब नियति के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। हालांकि रूही इस वक्त बहुत ही ज़्यादा दर्द में थी, उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन उसका गुस्सा उस दर्द को कहीं ना कहीं दबा गया था। रूही ने भी बेल्ट को उल्टी किया और फिर उल्टी तरफ से पकड़कर राजीव को खींचकर एक बेल्ट मार दी। राजीव को वो बेल्ट तो लगी, बेल्ट का वो हिस्सा भी लग गया था जहाँ पर लॉक होता है और फिर जैसे ही राजीव को वो हिस्सा लगा तो राजीव के हाथ से भलभला कर खून आने लगता है। तो रूही अभी भी रुकी नहीं थी, उसने एक पल भी नहीं गंवाया और फिर से राजीव पर बेल्ट बरसाने शुरू कर दिया। उसने बहुत सारी बेल्टें राजीव को मारी। राजीव तो रूही को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान था, लेकिन रूही उसने तो ठान लिया था कि आज वो राजीव से बचपन का सारा बदला ले लेगी। उसके अंदर इतनी हिम्मत रूहान ने ही भरी थी, उसने उसे इतना ज़्यादा बोला था कि रूही अपने आप हिम्मत में आ गई थी। रूही भी रुकी नहीं और राजीव को मारी जा रही थी। राजीव के हाथों और पैरों से और चेहरे से बहुत सारा खून आने लगा था, लेकिन रूही अभी भी नहीं रुकी थी और कुछ देर के बाद रूही रुक कर सांस लेने लगी। तो नियति अब जोर जोर से चिल्लाकर बोलती है कि रूही तू रुक नहीं सकती है, मार इसे, छोड़ो मत, मार इसे, अगर आज ये जिंदा बच गया ना तो सच कहती हूँ न जाने कितनी ही लड़कियों को ये जिंदगी खराब कर देगा, कितनी लड़की को बर्बाद कर देगा ये, कितनी ही लड़कियों पर बेल्ट बरसाएगा ये, कितनी ही लड़कियों की जिंदगी खराब कर देगा। प्लीज रुक मत रूही, मार इसे, मार रूही मार, तुझे इन सारी लड़कियों की कसम है जो राजीव की बेल्ट का शिकार होती हैं, जो राजीव के शिकारों के हाथे चढ़ जाती हैं, मार इसे। रूही जो कि 1 मिनट के लिए भी सांस नहीं ले पाई थी, उसने फिर से राजीव पर बेल्ट बरसाना शुरू कर दिया था। राजीव तो अभी बहुत ही तरह से अधमरा हो चुका था और जमीन पर गिरा पड़ा हुआ था, लेकिन रूही का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। वो राजीव को मारती रहती है और इतना मारती है कि वो अब बेहोश होने लगा था। तब तक उसे संतुष्ट नहीं हो गया जब तक वो बेहोश
नहीं हुआ। वो बहुत सारा मारने के बाद रूही ने नियति के हाथों को भी खोल दिया और नियति के हाथ पैर जैसे ही खुले उसने रूही से वो बेल्ट छीन कर कहा कि ऐसे नहीं रूही, ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं हम इसे, इसने ना जो हमारे साथ किया है हम भी इसके साथ वही करेंगे। इतना कहकर अब नियति ने भी राजीव पर बेल्ट बरसाना शुरू कर दिया था। वो भी बहुत गुस्से से उसे मार रही थी। राजीव दर्द के मारे कभी इधर करवट लेता तो कभी उधर करवट लेता, लेकिन नियति भी नहीं रुकती है। नियति को भी वो रात याद आ रही थी जब उसने नियति पर बेल्ट बरसाकर निव्यांश के पास सोने के लिए मजबूर किया था। नियति को वो सारी बातें याद आ रही थी। नियति को भी याद आ रहा था कि कैसे उसने उसके गूंगे बहरे होने का कितना ज्यादा फायदा उठाया था, कितना ज्यादा मजबूर किया था उसे हर काम करने के लिए। यही सब याद करके नियति राजीव पर बेल्ट बरसा रही थी। राजीव के शरीर से खून बहुत ज्यादा आ रहा था और वो बिल्कुल अधमरा हो चुका था। नियति भी रुक गई और फिर अगले ही पल एक सेकंड के लिए नियति ने उस कमरे के रखा हुआ एक कांच का पॉट उठाया और फिर राजीव के मुंह पर जोर जोर से मारने लगती है। राजीव के चेहरे से खून आने लगा था। दोनों बहनें ने राजीव को इतना मारा था कि राजीव चिल्लाने के लायक भी नहीं बचा था, लेकिन नियति भी रुकी नहीं थी। बचपन से लेकर आज तक नियति और रूही ने राजीव को झेला ही था और उसे बहुत ज्यादा मारा गया था और फिर राजीव को उसके किए की सजा भी वो दोनों देना चाहती थी, इसीलिए वो उन्हें इतना मार रही थी। नियति राजीव को तब तक मारती रहती है जब तक उसे संतुष्टि नहीं हो गई। तो रूही और नियति ने अभी महसूस किया कि राजीव भी बेहोश हो चुका है और फिर यही सब सोचकर नियति और रूही ने भी राजीव को वहीं पर छोड़ दिया। लेकिन अभी भी उन दोनों बहनों का दिल नहीं भरा था। उन दोनों बहनों को अभी भी राजीव पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। दोनों ने भी फिर से राजीव के पेट से लात मारना शुरू कर दी थी और फिर बहुत सारी लात मारने के बाद वो दोनों ही अब सांस लेने लगी थी और फिर तभी उन्होंने किसी के कदमों की आहट उस कमरे में सुनी। रूही और नियति ने अभी एक दूसरे का हाथ पकड़ा और फिर उस कमरे से बाहर की तरफ भाग गई। तो रूही और नियति अभी जैसे ही कमरे से बाहर भागकर कॉरिडोर में आती हैं तो वहां पर कुछ बाउंसर्स उन्हें पकड़ने के लिए उनकी ही तरफ भाग रहे थे। तो रूही और नियति भी वहां से भाग गई थी और भागते भागते रूही और नियति एक कमरे में चली गई। तो रूही नियति अब उस कमरे में आकर छुप जाती हैं। उन दोनों को अभी थोड़ा थोड़ा सा डर लग रहा था, लेकिन कुछ बाउंसर अभी उस कमरे में ही भी थे। तो रूही और नियति को ढूंढने के लिए घुस गए थे। तो रूही और नियति अभी बाथरूम में घुस गई थी और उन्होंने अपना मुंह अपने ही हाथों से बंद कर लिया था ताकि कोई भी आहट ना हो और किसी को भी ना पते कि चले कि वो दोनों ही वहां बाथरूम में छुपी हुई हैं। लेकिन तभी उन बाउंसर ने उस बाथरूम का गेट खोल दिया और नियति और रूही दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। उनके सामने 4 हट्टे कट्टे बाउंसर्स खड़े हुए थे जो उन्हें घूर रहे थे, जिनसे लड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। लेकिन फिर भी दोनों ही बहनों ने हिम्मत दिखाई और फिर बाथरूम में रखे हुए शो पीस को उठा उठाकर उन बाउंसर्स के ऊपर मारने लगती हैं। वो बाउंसर्स भी कभी अपने आप को बचाते तो कभी दूर जाने की कोशिश करते, लेकिन तभी एक बाउंसर रूही के बालों को पकड़कर खींचते हुए बाहर लेकर आया और फिर एक दूसरे बाउंसर ने नियति के बाजू को पकड़कर बाहर की तरफ खींच लिया और फिर तभी उन दोनों बाउंसर पर रोहान और निव्यांश और अरमान टूट पड़ते हैं। रोहान, निव्यांश और अरमान को वहां पर देखकर रूही नियति के जान में जान आ गई थी। वो दोनों ही अब चैन की सांस लेने लगी थी। दोनों जहां पर खड़ी थी वहीं पर बैठ गई। दोनों के शरीर में अब जान भी नहीं बची थी। वो तो जैसे तैसे बस उन लोगों से लड़ रही थी अपने आप को बचाने के लिए। अब रोहान, अरमान और निव्यांश को देखकर दोनों की ही हिम्मत हार चुकी थी, क्योंकि वो जानती थी कि अब उन्हें कुछ भी नहीं होगा। वो तीनों जरूर उन दोनों को बचा लेंगे। उन तीनों ने सारे बाउंसर्स को बहुत ज्यादा मारा, इतना कि उनके मुंह, हाथ, पैर सब जगह से खून आने लगा था। और फिर रोहान ने रूही को देखा तो रूही की आंखों में भी पानी आ गया था। रूही के अंदर तो अभी इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि वो रोहान को जाकर अपने गले लगा ले और फूट फूट कर रोने लगे। तो रोहान भी अब जल्दी से रूही के पास गया और फिर उसने कसकर रूही को अपने गले लगा लिया और फिर रूही का भी रोना एकदम से छूट गया था। यही हालत नियति और निव्यांश की भी थी। नियति तो अब निव्यांश को देखकर जोर जोर से रोने लगी थी। तो निव्यांश ने भी एक बाउंसर को घुमाकर जोर से लात मारी और फिर नियति के पास जल्दी से आ गया था। उसने तो एक ही पल में नियति को अपनी गोद में उठा लिया और फिर नियति ने भी अपने दोनों ही बाहें निव्यांश के गले में लपेटकर उसे उसके सीने से लगकर जोर जोर से रोने लगती है। अभी नियति को सच में बहुत ज्यादा रोना आ रहा था। निव्यांश भी बाहर जाता हुआ बोलता है कि रोहान जल्दी चलो, हमें यहाँ से जल्दी ही निकलना होगा। तो रोहान भी अब रूही को संभालता हुआ खड़ा हो जाता है और फिर तभी रूही ने भी अपना एक हाथ
बढ़ाकर रूहान की आंखों को साफ किया और फिर रूहान के चेहरे पर भी हल्की हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। रूहान ने भी अपना माथा रूही के माथे से लगाकर बहुत ही प्यार से कहा कि दिखने लगा है मुझे, मैं सब देख सकता हूँ। और ये बात सुनकर रूही और भी ज्यादा रोने लगी थी। उसने एक बार फिर से रूहान को अपने गले लगा लिया था और फिर तभी अरमान बोलता है कि अरे भाभी, ये सब ना शादी के बाद ही कर लेना, अभी यहाँ पर रोमांस मत करो, अभी चलो यहाँ से जल्दी से, रुक नहीं सकते हैं हम, बहुत ज्यादा खतरा है यहाँ पर। तो रूही और रूहान दोनों ही अब संभलते हुए उस कमरे से बाहर आ चुके थे। तो वहीं दूसरी तरफ निर्भय जो अभी भी फाइट कर रहा था, लेकिन उसे निशा कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। तभी निर्भय का दिल अब बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा था। वो अभी इधर उधर निशा को ढूंढ रहा था। निर्भय बोलता है कि संकल्प, निशा कहाँ है? तो संकल्प ने भी एक बाउंसर के मुंह पर मुक्का मारते हुए कहा कि मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ ढूंढो। अगर सच्चा देवा ब्रदर्स को पता चल गया ना कि हम निशी का ख्याल नहीं रख पाए हैं, उसे ढूंढ नहीं पाए हैं, तो पता नहीं वो हमारे साथ क्या करेंगे। तो संकल्प और निर्भय अब दोनों ही उन बाउंसर को मार रहे थे और फिर तभी निशी को भी ढूंढ रहे थे कि निशी कहाँ पर है। तभी एक कॉरिडोर में निशी भागती हुई आती है। तो निशी अभी जिस स्पीड के साथ भाग रही थी, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद इस वक्त वो कितना ज्यादा डरी है और कितनी ज्यादा परेशान है। निर्भय ने भी निशी को देखकर अपनी दोनों ही बाहें फैला दी थी और फिर निशी भी भागती हुई जल्दी से आई और निर्भय की तरफ आने लगी। निशी अभी जैसे ही निर्भय के करीब पहुंची तो वो निर्भय के बराबर से निकलती हुई आगे चली गई। तो निर्भय ने भी अब हैरानी से पलट कर देखा तो निशी अरमान के सीने से जाकर लग जाती है और फिर ये देखकर तो निर्भय का मोए मोए हो गया था। निर्भय को सच में बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। संकल्प तो अब निर्भय को ही देख रहा था और उसे बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। संकल्प को निर्भय पर बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। निर्भय ने भी गुस्से में संकल्प को घूर कर देखा और फिर तभी निर्भय के गाल पर एक पंच आकर लगा और फिर निर्भय ने भी अपना चेहरा घुमा कर देखा तो एक हट्टा कट्टा बाउंसर निर्भय और संकल्प के पास में ही खड़ा हुआ था। अब तो दोनों की ही एकदम से सटक गई थी, दोनों की हवा टाइट हो चुकी थी। दोनों एक साथ अपनी गर्दन टेढ़ी करते हैं और फिर दोनों ने ही मिलकर उस बाउंसर पर टूट पड़े। दोनों ने ही उस बाउंसर को देखते ही देखते चटनी बना दिया था। तभी उनके कानों में निव्यांश की आवाज आती है, निर्भय, संकल्प, निकलो निकलो यहाँ से जल्दी, यहाँ पर सारी लड़कियां आजाद हो चुकी हैं, हमें भी यहाँ से चलना चाहिए, यहाँ पर ज्यादा खतरा है, ये लोग हमें यहाँ पर शाम से पहले नहीं निकलने देंगे। तो निर्भय संकल्प ने उस पड़े हुए बाउंसर को एक लात जोर से मारी और फिर बाहर की तरफ आने लगे। बाहर लगभग सब आ चुके थे, सब अब गाड़ियों की तरफ ही जा रहे थे और फिर तभी रूहान को किसी ने पीछे से एक जोर से डंडा मारने की कोशिश करी, लेकिन वो डंडा अभी किसी ने बीच में ही पकड़ लिया था। तो रूहान और रूही ने भी जब पलट कर देखा तो वो डंडा भी रुद्र ने पकड़ा हुआ था। रुद्र भी अपनी सुलगती हुई आंखों से राजीव राठी के बाउंसर को घूर कर देख रहा था। रुद्र ने भी अगले ही पल अपनी लात उठाकर उसके पेट पर जोर से मार दी और फिर गुस्से से अकड़ती हुई आवाज में बोलता है कि शर्म नहीं आती है तुम सबको, इतने सारे होकर भी बच्चों को पीट रहे हो, इतने सारी उम्र हो गई है तुम्हारी, अब तो बेईमानी पर उतर भी आए हो तुम। थोड़ी देर में ही अंदर से कुछ और बाउंसर्स आ गए थे, लेकिन अब तो बाउंसर्स की पिटाई होना निश्चित हो गया था क्योंकि वानर सेना भी वहां पर पहुंच चुकी थी। नील भी अब सुलगती हुई आंखों से ही उन बाउंसर को घूर कर देख रहा था। नील को भी सच में उन बाउंसर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। नील ने गाड़ी का गेट खोला और फिर निव्यांश और नियति को बैठने का इशारा किया। नियति और निव्यांश दोनों ही गाड़ी में बैठ गए थे और फिर नील फाइटिंग मोड में आता हुआ बोलता है कि चलो अब दिखाओ तुम लोग कि कितने ज्यादा मर्द हो, कितना ज्यादा ताकत है तुम्हारे अंदर, हमें भी तो पता चलना चाहिए। मैं भी तो देखो राजीव ने कितने मर्द को पाल कर रखा हुआ है। निहाल और शुभ दोनों ही फाइटिंग मोड में आते हुए बोलते हैं कि तुम लोगों को क्या लगा था, बुढ़े हो गए हैं तो मार पीट नहीं कर सकते हैं, तुम लोग आजाद हो चुके हो, हम किसी को मारते हैं तो आदमी उठता नहीं है, उठ जाता है और फिर हाँ दोबारा किसी पर भी हाथ उठाने के लायक नहीं रहता है। अब देखते हैं कि तुम्हारा क्या हाल करना है। देखते ही देखते वहां पर फाइटिंग शुरू हो गई थी। बंदरों की टुकड़ी, सच्चा देवा ब्रदर्स, वानर सेना सब ने मिलकर उन बाउंसर को बहुत ज्यादा मारा था। अगले आधे घंटे में ही 20 से 25 बाउंसर जमीन पर अधमरा से पड़े हुए थे और दर्द से कराह रहे थे। पीटने के बाद संकल्प ने भी बिना सोचे समझे अपने पापा के कंधे पर हाथ रखकर कहा कि क्या बात है पापा, आपके बाजू में तो अभी भी
बहुत ज़्यादा ताकत है, आप तो अब जवानों को भी हरा सकते हो। तो शुभ ने भी गुस्से में संकल्प को घूर कर देखा तो संकल्प को भी ध्यान आया कि उसने फ्लो में ये क्या कह दिया है। तो संकल्प भी अब हवा की तरह वहां से गायब होकर नील के पीछे आकर छुप गया था। तो रुद्र भी सबको घूर कर देख रहा था और फिर रुद्र ने भी एक कड़कती हुई आवाज में कहा कि तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेकिन फिर सब ने ही अपनी गर्दन झुका ली थी, क्योंकि अभी किसी के पास कोई भी जवाब नहीं था। वो अच्छे से जानते थे कि वानर सेना को सब कुछ सच सच पता चल गया है और फिर ये भी जानते हैं कि वो सब यहाँ पर क्या कर रहे थे। तो रुद्र ने भी एक बार फिर से उन सब को देखते हुए कहा कि मैं कुछ पूछ रहा हूँ ना तुम सब से, तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे थे? तुम सब अपने आप को समझते क्या हो? क्या समझते क्या हो तुम लोग अपने आप को? तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग मिशन पर निकल जाओगे और हमें कुछ भी नहीं पता चलेगा, शांति से अपना सारा काम कर लोगे? क्या सोचकर अकेले यहाँ पर आ गए थे? एक बार भी हम लोगों को बताना तुम लोगों ने जरूरी नहीं समझा ना? मुझे तो समझ में ही नहीं आता है कि तुम सारे अपने आप को समझते क्या हो? कहीं के हीरो हो क्या तुम सब? कहीं की आर्मी मैन हो या फिर फौज हो? कहीं के पुलिस वाले हो क्या तुम सब? बोलो, जो यहाँ पर बिना सोचे समझे ही सारे के सारे आ गए थे। वो तो अच्छा हुआ कि इन लोगों ने हथियार का यूज नहीं किया। अगर ये लोग तुम लोगों पर बंदूक चलाते, गोली चलाते तो क्या करते तुम सब? बोलो, क्या होता क्या तुम सबका? बिना सोचे समझे ही यहाँ कहीं पर भी मुंह उठाकर आ जाते हो। उस दिन अरमान के बाउंसर से भी भिड़ गए थे, आज यहाँ पर आकर लड़ने लगे। हम लोगों को भी तो बता सकते थे ना, हम लोग क्या पागल लगते हैं क्या तुम सबको? बंदरों की टुकड़ी भी अब रुद्र की बात सुन होकर सो रही थी, कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। बंदरों की टुकड़ी धीरे धीरे करके नील के पीछे जाकर खड़ी हो गई थी। नील ने भी पलटकर अपने पीछे देखा तो उसके पीछे संकल्प खड़ा हुआ था। तो नील ने कहा कि जितना डर तुझे लगता है ना, उतना ही डर मुझे भी लगता है, इसीलिए मेरे पीछे तो तुम मत ही छुपा कर। तुम सबको ऐसा क्यों लगता है कि घर में इकलौता मैं ही हूँ जो तुम्हें रुद्र के गुस्से से बचा सकता हूँ? मैं नहीं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे खुद ही डर लग रहा है। रुद्र भी बंदरों की टुकड़ी को बहुत ज्यादा डांट रहा था और फिर रोहान जो अपने पापा को ही देखे जा रहा था। रोहान के कानों में अभी नीलिमा की आवाज गूंज रही थी, जो नीलिमा ने कहा था कि रोहान तो रुद्र का बेटा है, रुद्र प्रताप सिंह का। रोहान ने भी रुद्र को कई बार देखा था, लेकिन आज उसका नजरिया थोड़ा सा बदल चुका था, थोड़ा सा बदला हुआ लग रहा था। रुद्र को देखकर रोहान को किट्टू से हुई मुलाकात भी याद आने लगी थी। उसे न जाने क्यों अजीब सी बेचैनी हो रही थी। रुद्र अभी बंदरों की टुकड़ी को डांट रहा था, लेकिन रोहान ने एक भी शब्द नहीं सुना था। वो तो बस अपने पापा को ही देखता रहता है और फिर अचानक ही उसके दिल में एक आवाज आती है कि ये क्या कर रहा है रोहान? तू ये क्या करने चाह रहा है? बेशक से वो तेरे बायोलॉजिकल फादर होंगे, लेकिन तुझे प्यार तो सचदेवा हाउस में ही मिला है। वहाँ पर तेरा भाई है अरमान, जो तुझे बहुत प्यार करता है। शिखा तेरी माँ है, तूने शिखा को इतना ज्यादा परेशान किया है, इतना तिरस्कार किया है उनका, फिर भी उनकी ममता तेरे सिर से नहीं हटी है। भूल जा तूने कुछ भी सुना है, भूल जा कि तू रुद्र प्रताप सिंह का बेटा है, भूल जा तू सचदेवा हाउस का बेटा नहीं है, तू शिखा और शोभित का ही बेटा है, सचदेवा खानदान का ही बेटा है तू, समझा? तू अजीत सचदेवा तेरे दादू है। और तभी अरमान ने भी रोहान के कान में धीरे से कहा कि यार ससुर जी तो हमारे पापा से भी ज्यादा खतरनाक है, बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, क्या हाल कर दिया है बंदरों की टुकड़ी का। तभी एक और गाड़ी वहां पर आकर रुकी, उसमें से शोभित उतरा और फिर शोभित को देखकर रोहान और अरमान दोनों ने ही अपना सलाइवा गटक लिया था, दोनों के ही हाथ पैर कांपने लगे थे। अरमान बोलता है कि रोहान आज तो गए तुम, पापा को पता चल गया कि तू देख सकता है और फिर पापा यहाँ पर सबके सामने तुझे बजाना शुरू कर देंगे, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। रोहान भी थरथराती हुई आवाज में बोला कि यार प्लीज बचा ले, तू मेरा भाई है ना, प्लीज प्लीज मुझे बचा ले। तो शोभित को देखकर अब निशा ने भी रोहान की बाजू पकड़ ली थी और फिर उसे हिलाते हुए कहा कि ये हमारे पापा है क्या? रोहान ने भी अब निशा की तरफ देखा और फिर उसके गाल पर अपना हाथ रखकर सहलाते हुए बहुत प्यार से कहा कि हाँ हाँ ये हमारे पापा हैं, जाओ पापा आ गए हैं हमारे, जाओ उनसे मिल लो। तो निशा भी अब शोभित की तरफ नम आंखों से 2 कदम आगे बढ़ी और फिर शोभित उसने भी अपनी बाहें फैला दी थी। शोभित को भी समझते देर नहीं लगी कि यही उसकी बेटी निशी है, निशी जिसे वो छोड़कर चला गया था। तो शोभित ने भी अब निशी को अपने गले लगा लिया और फिर निशी भी फूट फूट कर अपने पापा के गले लगकर रोने लगती है। शोभित अभी निशी को चुप करवाते हुए बोलता है कि बस बस बच्चा रोते नहीं है, सब कुछ ठीक हो गया है, मैं आ गया हूँ ना, अब तुझे रोने की जरूरत नहीं है। निशी रोते रोते बोलती है कि पापा हमने आपको बहुत ज्यादा याद किया है,
तो शोभित ने भी अपनी बेटी को देखकर कहा कि बेटा बस तुमने और तुम्हारी माँ ने ही तो याद किया है, बाकी किसी ने भी मुझे याद नहीं किया है। मुझे पता है सिर्फ तुम दोनों ही मुझसे प्यार करती हो। इतना कहकर शोभित ने भी रूहान की बाजू पकड़ने के लिए जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया तो रूहान तो अभी के पीछे कदम हटाकर बोलता है कि पापा मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैं बस रूही को बचाने के लिए यहाँ पर आया था। तो शोभित भी अब गुस्से में बोलता है कि तुम मुझे क्यों नहीं बताया, तुमने मुझे एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा। दोनों ही भाई राम लक्ष्मण बनकर अकेले क्यों चले गए तुम दोनों ऐसे बिना बताए मुझे? अगर यहाँ पर तुम दोनों को कुछ हो जाता तो तुम्हारी माँ को क्या जवाब देता, मैं कैसे संभालता तुम्हारी माँ को? कमिश्नर को बताना जरूरी समझा था तुम दोनों ने, लेकिन मुझे नहीं। तो शोभित अभी गुस्से में अरमान की तरफ बढ़ा तो अरमान भी अब रूहान के पीछे आकर बोलता है कि पापा ये क्या बात हुई? अच्छा काम करते हैं तब भी डांटते हो आप मुझे, बुरा काम करते हैं तब भी डांटते हो आप तो हम दोनों भाइयों के पीछे ही पड़ गए हो, हमेशा बस डांटते रहते हो। तो शोभित बोलता है कि तुम्हारे काम ही कुछ ऐसे होते हैं जो कोई भी अच्छे काम ही नहीं होते। अच्छा काम करते हो तो बिना बताए करते हो, बुरा काम करते हो तो ढिंढोरा पीट कर करते हो। क्या बताऊं तुम दोनों का मैं, आज तो तुम दोनों को सुधार कर रहूंगा। अरमान बोलता है कि अच्छा पापा प्लीज माफ कर दो ना। तो शोभित ने कहा कि दोनों कान खोलकर अच्छे से सुन लो, आज के बाद अगर तुमने ऐसा कुछ भी काम किया या फिर ऐसे बिना बताए किसी से भी लड़ने के लिए निकल पड़े ना तो सच कहता हूँ दोनों की ही टांगे तोड़ दूंगा, दोनों को ही घर से निकलना बंद कर दूंगा, कहीं जाने लायक नहीं बचोगे दोनों के दोनों। तो शोभित ने भी फिर से रूहान का कॉलर पकड़कर उसे हिलाते हुए कहा कि और तू, मैंने कहा था ना कि अगर तूने मुझसे जरा सा भी झूठ बोलने की कोशिश करी या जरा सा भी झूठ बोला तो तेरी खैर नहीं है। कब से अंधे बनने की एक्टिंग कर रहा था तू, बता मुझे, कब से तू ऐसे ये नाटक कर रहा था? यहाँ हम सब दिन रात तेरे लिए प्रार्थना करते थे और तू है जो अंधे बनने की एक्टिंग कर रहा था, हम सबको पागल बना रहा था तू, कि तुझे दिखाई नहीं देता है। रूहान भी धीरे से बोलता है कि पापा प्लीज घर जाकर बता दूंगा ना एक्टिंग क्यों कर रहा था मैं, प्लीज अभी तो सबके सामने इज्जत रखो मेरी। शोभित ने भी रूहान से कहा कि बेटा अगर बताया नहीं ना तो सच कहता हूँ तेरे हलक में हाथ डालकर बात निकलवा लूंगा मैं। तो बंदरों की टुकड़ी और सच्चा देवा ब्रदर्स जो अभी भी थोड़ी देर पहले किसी योद्धा की तरह लड़ाई कर रहे थे और अपनी जीत का जश्न मनाना चाहते थे, वो अपने घर के बड़ों को देखकर भीगी बिल्ली बन गए थे जैसे अभी सबके सनक चुकी हो। और फिर तभी कुछ पुलिस वाले भी वहां पर आ जाते हैं और फिर वो एक एक करके उन बाउंसर्स को उठाकर अपनी पुलिस की गाड़ी में बैठाने लगते हैं। करीब 1 घंटे के बाद सब प्रताप हाउस में आकर बैठे हुए थे। नियति और रूही जो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड लग रही थी, दोनों ही बहुत ज्यादा डर रही थी और बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गई थी। तो चोट तो अब सच्चा देवा ब्रदर्स और बंदरों की टुकड़ी को भी लग गई थी। प्रताप खानदान की सारी ही औरतें अब उन सब की चोटों पर अच्छे से बैंडेज कर रही थी। सभी औरतों की आंखें भी हल्की हल्की सी नम थी। नियति रूही एक साथ बैठी हुई थी और फिर उन दोनों का रोना भी बंद नहीं हो रहा था, दोनों अभी भी रो रही थी। तभी रूहान बोलता है कि रूही इतना ज्यादा रोने से क्या होगा, क्यों रो रही हो तुम, अभी तो तुम्हारे माँ पापा भी आएंगे ना यहाँ पर। और ये सुनकर तो सबने रूहान की तरफ देखना शुरू कर दिया था। किसी को अभी तक ये नहीं पता था कि रूही और नियति जय और जिया की बेटी है। रूहान ने जब रूही के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था तब से ही उसे पता चल गया था। धीरे धीरे उसने रूही की फैमिली के बारे में सब कुछ पता कर लिया था कि रूही की फैमिली कौन है और फिर तभी से उसे सारा सच पता चल चुका था। ये भी उसे पता चल गया था कि कई साल पहले जब रूही और नियति का बर्थडे था तो वो दोनों ही किडनैप हो गई थी। किडनैपिंग तो अंशिका की होने वाली थी लेकिन किडनैपर रूही और नियति को किडनैप करके ले गए थे और तभी से प्रताप खानदान और फिर जिया और जय के घर से आना जाना भी बंद हो गया था। दोनों के बीच के रिलेशन बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे। ये सारी बातें रूहान अच्छे से जानता था और फिर सब ने ही रूहान की तरफ देखा। शोभित भी अपनी बाजू फोल्ड करता हुआ रूहान को उंगली दिखाकर बोलता है कि रूहान अब जो कुछ भी है ना साफ साफ बता दो हम लोगों को, नहीं तो आज बिना पीटे छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। तुम बहुत ज्यादा नाटक कर चुके हो, बहुत ही ज्यादा नाटक कर लिया है तुमने। पहले अंधे होने का नाटक किया है और अब तुम रूही और नियति के पेरेंट्स के बारे में सब कुछ जानते हुए भी तुमने किसी को भी कुछ नहीं बताया है। सच में मेरा ना आज तुझे मारने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है। रूहान तुम ना घर चलो, तुम्हें बताता हूँ मैं फिर। और तभी किट्टू बीच में ही बोलती है कि बस करो ना शोभित भैया, आप बार बार पहले रूहान को इतना ज्यादा डांटते क्यों रहते हो? मैं तो पहले ही रुद्र से परेशान हो चुकी थी, मुझे नहीं पता था कि सच्चा देवा फैमिली में भी एक रुद्र ही रहता है। शिखा भी मेरी तरह सच में आपसे बहुत ज्यादा परेशान होगी। तभी शोभित बोलता है कि अरे भाभी तुम नहीं समझती हो, मैं समझता हूँ। इन दोनों लड़कों को ने ना सच में मेरा बहुत ही ज्यादा दिमाग खराब करके रखा हुआ है। दोनों ही बहुत ही ज्यादा शरारत है, कसम खा रखी है इन लोगों ने कि मेरी कोई भी बात नहीं सुनेंगे, मुझे हर जगह परेशान
परेशान करेंगे दोनों। आप खुद ही बताओ, जब इस लड़के को रूही और नियति के पेरेंट्स के बारे में सब कुछ पता था, इसने हमें क्यों नहीं बताया? अरे रूही और नियति को ही बता देता कि उनके पेरेंट्स कौन है। तो किट्टू भी कुछ बोलती उससे पहले ही रुद्र बीच में बोलता है कि किट्टू, शोभित बिल्कुल सही कह रहा है। आज के बच्चे अपने आप को बहुत ही ज्यादा स्मार्ट समझते हैं, अपने आप को बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट मानते हैं, मगर बिल्कुल पागल होते हैं। इतना कहकर रुद्र ने भी बंदरों की टुकड़ी को देखना शुरू कर दिया था और फिर बंदरों की टुकड़ी ने भी अपनी गर्दन नीचे कर ली थी। किट्टू बोलती है कि बस बस अब बस कर दो ना, आप दोनों कितना ज्यादा डांटोगे मेरे बच्चों को, सबको कितनी ज्यादा चोट आई है। उन्होंने तो कुछ गलत नहीं किया है ना, आखिर किया है तो अच्छा ही काम किया है, कोई गलत काम तो नहीं करके आए हैं मेरे बच्चे। रुद्र भी किट्टू की तरफ देखकर बोलता है कि हाँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि इन्होंने अच्छा काम नहीं किया है, बिल्कुल इन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन हमें भी तो बता सकते थे एक बार। बताएंगे नहीं, चल देंगे बंदरों की टुकड़ी उछल कूद करती हुई। इन्हें लगता है कि शायद गुंडों से भिड़ना वीडियो गेम जैसा ही होता है, ये कुछ भी कर सकते हैं, खुद को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझते हैं। देखो किसी का भी हाथ पैर टूट ना गया हो। और रुद्र ने फिर से बंदरों की टुकड़ी की तरफ घूर कर देखा और फिर गुस्से से कहा कि अगर मुझे पता चला कि तुम में से किसी का भी सीरियस वाला इंजरी हुई है या फिर किसी का भी हाथ पैर टूटा है ना, तो सच कहता हूँ उसके बाद मैं एक और सीरियस इंजरी जरूर दे दूंगा तुम सबको। समझ लो आज ये लास्ट मौका है तुम सबका। तो नील चौकी भी संकल्प के हाथ पर पट्टी बांध रहा था, वो भी बीच से बोलता है कि अब बस कर देना, चिल्लाता ही रहेगा क्या मेरे बच्चों पर? तब से लेकर आया है तब से सुना ही जा रहा है इन लोगों को, इतना ज्यादा गुस्सा क्यों करता है तू हमारे बच्चों पर? हमारे ही तो बच्चे हैं ना, किसी और के बच्चे नहीं है, इन्होंने कुछ भी नहीं किया है गलत, समझा तू? तो रुद्र ने भी नील को गुस्से से घूर कर देखा और फिर कहा कि हमेशा तू ही तो बचा लेता है इनको, वरना तो इन्हें तो मैं 2 ही दिन में सुधार दूं, 2 ही दिन में ये सबक सीख जाएंगे। तभी सचादेवा हाउस की भी गाड़ी प्रताप हाउस के बाहर आकर रुकती है। उसमें से शिखा उतरकर जल्दी जल्दी से प्रताप हाउस के अंदर आ गई थी। शिखा की आंखें भी अभी नम थी। शिखा जैसे ही अंदर आई तो निशी ने अभी शिखा को अपने गले लगा लिया था। शिखा अभी निशी के गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है। तो शिखा भी रोते रोते बोलती है कि तू इतनी बड़ी प्रॉब्लम में थी और तूने किसी को भी बताना जरूरी नहीं समझा, तूने एक बार भी मुझे नहीं बताया कि तू इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंसी हुई है, कैसा कर सकती है तू बेटा ऐसा? तो निशी भी रोते रोते बोलती है कि माँ मुझे खुद भी कुछ नहीं पता था मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं खुद ही इतना ज्यादा डर गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो शिखा भी रोते रोते निशी के साथ अंदर आ गई थी और फिर निशी को भी अपने सीने से लगाकर वहीं पर बैठ गई। तो निर्भय की नजर तो अभी निशी से हट ही नहीं रही थी। निर्भय तो बस निशी को ही गौर से घूर घूर कर देखे जा रहा था। और फिर तभी संकल्प ने निर्भय को कोहिनी मारकर कहा कि भाई जब ये लोग पीटेंगे ना तो एक बार भी नहीं गिनेंगे, तो ऐसी हरकतें मत कर तू, ये यहीं पर मारना शुरू कर दे हमें, इसीलिए शांति से मुंह बंद करके अपनी आंखें बंद कर ले। तो निर्भय भी धीरे से बोलता है कि यार मैं क्या करूं, मेरी नजरें तो निशी से हट ही नहीं रही है, मैं चाह कर भी खुद को नहीं रोक पा रहा हूँ। यार प्लीज देखना कितना ज्यादा अंतर है, यकीन ही नहीं आता है कि अरमान और रूहान की बहन निशी है, कहाँ से भी लगता ही नहीं है, कहाँ से अरमान और रूहान और कहाँ उनकी बहन, कितनी सॉफ्ट और कितनी मासूम। इतना कहकर निर्भय फिर से भी निशी को देखने लगता है। तो संकल्प अभी धीरे से फिर से बोलता है कि अगर तूने निशी को देखना बंद नहीं किया ना तो सच कहता हूँ मैं अभी के अभी तेरे पास से उठ जाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ मैं भी तेरे साथ पिटूं, क्योंकि भाई तू पिटेगा ना तो एक आधा थप्पड़ तो मेरे गाल पर भी लग ही जाएगा। तो संकल्प अभी वहां से उठने लगा कि तभी निर्भय ने भी उसकी कलाई को पकड़कर धीरे से कहा कि अरे बैठ जाना है, तू मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाएगा, नहीं देखूंगा मैं उसे, समझा तू? लेकिन हाँ यार कुछ ना जुगाड़ तो कर ही दे मेरा इसके साथ। तो संकल्प भी मुस्कुरा कर बोलता है कि अरे तू ना मेरी छत्र छाया में है ना, तो तेरा जुगाड़ तो करवा ही दूंगा मैं। वैसे भी बहुत दिनों के बाद तुझे एक लड़की पसंद आई है तो तेरा तो फिक्स करा नहीं होगा, बस फिक्र ये है कि क्या निशी को भी तू पसंद आएगा, क्या वो तुझसे सच में इम्प्रेस हो पाएगी, क्योंकि तेरी शक्ल तो किसी को भी पसंद आने लायक ही नहीं है, कोई तुझे पसंद ही नहीं करता है। और ये बात तो पूरी प्रताप फैमिली और राजपूत फैमिली दोनों ही अच्छे से जानती है। तो निर्भय ने भी काफी ज्यादा गुस्से में संकल्प की तरफ घूरा और फिर एक कोहिनी मार दी। तो शिखा ने भी अपने आंसुओं को पोंछ कर कहा और फिर अरमान और रूहान को देखा जिनके हाथ पर अभी माथे पर और गाल पर हल्की हल्की सी चोट आई हुई थी। तो शिखा बोलती है कि मुझे तो समझ में नहीं आता है तुम दोनों अपने पापा की बात मानते क्यों नहीं हो, क्यों अपने मन का करने पर हमेशा उतावले रहते हो, क्यों नहीं बताना जरूरी समझते हो हमको, आखिर बता कर भी तो जा सकते थे ना, कुछ हो जाता तो कैसे रहती मैं। इस पर शोभित बोलता है कि हाँ समझा लो अपनी औलाद को, क्या पता तुम्हारे समझाने से ही समझ जाए, क्योंकि अपने बाप को तो ये कुछ समझते नहीं, अपने आप को तो ये जेम्स बॉन्ड समझते हैं, जैसे कुछ भी कर सकते हैं, अंडरटेकर है ये, बिना सोचे समझे ही भिड़ गए उन गुंडों से, बिना ये सोचे समझे कि होटल में
कितने ज़्यादा गुंडे होंगे और कितने ज़्यादा हथियार होंगे उनके पास हथियार होंगे या फिर नहीं होंगे, आर्मी बनाए चल देते हैं बस सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए, जैसे इनसे के आगे तो कोई जीत ही नहीं सकता। तभी नील बोलता है कि अच्छा बस करो ना, बच्चों को डांटते ही रहोगे क्या तुम लोग, हद हो गई है यार, तूने और रुद्र ने तो बिल्कुल हद ही कर दी है। बच्चों पर इतना ज्यादा कौन गुस्सा करता है, ये भी नहीं सोचते हो कि बच्चों ने अच्छा ही तो काम किया है, कोई बुरा काम तो नहीं किया है ना। रुद्र कुछ बोलता उससे पहले ही नील ने उसे उंगली दिखाकर गुस्से से डांटते हुए कहा कि बस बहुत हुआ तुम दोनों का, चुप करो, तुझे चुप कराता हूँ तो ये बोलने लगता है और इसे चुप कराता हूँ तो ये बोलने लगता है। बहुत हो गया है तुम दोनों का, तुम दोनों ने क्या कसम खा रखी है, मेरे बच्चों को जीने नहीं दोगे, अब मैं बोलूंगा और तुम दोनों ही सुनोगे, समझे तुम दोनों। इतना कहकर नील ने भी रूहान को देखा और फिर बहुत ही प्यार से कहा कि जरा बताओ रूही और नियति के माँ बाप कौन है, बताओ मुझे कौन है इनके माँ बाप। तो रूहान ने भी नील को देखा और फिर उसे देखता ही रहा। तो रूहान को अभी एकदम से याद आ गया कि बंदरों की टुकड़ी नील को बड़े पापा कहते हैं और फिर आज रूहान का मन भी न जाने क्यों अपने बड़े पापा को बड़े पापा कहने का कर रहा था। वो नील को देखकर थोड़ा सा इमोशनल हो रहा था, इसीलिए वो धीरे से बोलता है कि बड़े पापा वो। तो रूहान ने भी इतना ही कहा था कि तभी नील भी हैरानी से रूहान को ही देखने लगता है। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और नील के अंदर भी एक अजीब सी फीलिंग ने जन्म ले लिया था। उसका दिल भी एकदम से धक्का सा उठा और अजीब सा फील करने लगा। तभी नील ने भी रुद्र की तरफ देखा और फिर रुद्र तो पहले से ही रूहान को हैरानी से देख रहा था। रुद्र को तो पहले से ही रूहान में अपना बेटा नजर आता था। आज तक रूहान ने नील और रुद्र को रिश्ते को नहीं बुलाया था और फिर आज पहली बार ही रूहान ने नील को बड़े पापा कहा था और नील जो उस फीलिंग को महसूस भी कर रहा था। नील कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो रहा था। उसे सच में आज रूहान के मुंह से बड़े पापा सुनकर बहुत ज्यादा अच्छा भी लग रहा था और एक सुकून मिल रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपनी फीलिंग्स को जल्दी से कंट्रोल कर लिया और फिर बोलता है कि हाँ बोलो रूहान, क्या कह रहे थे तुम, कौन है नियति और रूही के माँ बाप। तो रूहान बोलता है कि सॉरी मिस्टर प्रताप, मैंने आपको गलती से बड़े पापा कह दिया, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। तो नील भी रूहान की तरफ देखकर बोलता है कि कोई बात नहीं, मुझे तो सभी बड़े पापा कहते हैं, तुम भी कह सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट अगर तुम मुझे बड़े पापा कहोगे ना तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, मिस्टर प्रताप मुझे अच्छा नहीं लगता। तो रूहान ने भी हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर रूहान का मन था कि वो अभी जाकर अपने पापा और बड़े पापा को गले लग जाए और फिर सबको सच सच बता दे कि वो इसी फैमिली का बेटा है, वो रुद्र प्रताप सिंह का बेटा है, इस घर का चिराग है। लेकिन शिखा और शोभित को देखकर वो एकदम से चुप हो गया था, उसका दिल अभी एकदम से रुक गया था। तो रूहान ने भी शिखा को देखा और जिसकी आंखों में अपने बच्चों के लिए काफी ज्यादा फिक्र थी और काफी ज्यादा प्यार नजर आ रहा था, इसीलिए रूहान ने भी इस बात को यहाँ पर दबाना ठीक समझा। उसने अपना मुंह जानबूझकर बंद कर लिया और किसी को भी कुछ नहीं बताया। तो रूहान बोलता है कि अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपको बड़े पापा कह सकता हूँ। तो नील बोलता है कि हाँ मुझे बुरा बिल्कुल भी नहीं लगेगा, इनफैक्ट जब मुझे बच्चे बड़े पापा कहते हैं ना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे मेरे नाम को बिल्कुल भी कोई पुकारे पसंद नहीं आता है, तो तुम मुझे आज से बड़े पापा ही कहोगे। और फिर तभी अरमान भी टपाक से बोलता है कि बड़े पापा, मैं भी आपको ना बड़े पापा ही कह देता हूँ, मुझे ना बड़े पापा ही कहना है आपको। और ये सुनते ही रुद्र की भौएं तो एकदम से तन गई थी और फिर अरमान ने रुद्र की तरफ देखकर अपनी आंख मार दी और फिर अंशिका की तरफ देखकर आंख मार दी। तो अंशिका तो अभी कुछ भी नहीं बोलती है, एक मीठी सी मुस्कुराहट लेकर शर्मा जाती है। तो वहीं रुद्र जो अभी अरमान को गुस्से से घूरे जा रहा था जैसे आज ही उसे कच्चा चबा जाएगा। और फिर तभी नील भी रुद्र की तरफ देखता है और फिर अरमान की तरफ देखते हुए बोलता है कि हाँ तुम भी मुझे बड़े पापा कह सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनफैक्ट निशी भी मुझे बड़े पापा कह सकती है। ये सुनकर तो निशी भी अब नील को बड़े पापा कह सकती है। तो निर्भय के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी, वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर शर्माए जा रहा था। निर्भय ने तो मन ही मन अब निशी के साथ शादी के सपने भी देख लिए थे, वो कुछ भी करके बस निशी को अपना बनाना चाहता था। तो निर्भय भी अब मन ही मन बहुत ज्यादा खुद से खुश होकर बोलता है कि बस बड़े पापा, आपने तो दिल की बात बोल दी है, वैसे भी शादी के बाद निशी आपको बड़े पापा कह ही सकती है और फिर जैसे ही मैं कहता हूँ ना वैसे ही वो भी आपको बड़े पापा कहेगी। मैं आपको मामू नहीं कहूँगा, मैं तो आपको बड़े पापा ही कहूँगा।
होगा और फिर निशी भी आपको बड़े पापा ही कहेगी। मुझे ना सच में बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार हो रहा है हमारी शादी का। तो फिर नील ने भी रूहान से फिर से पूछा कि रूहान, तुमने जवाब नहीं दिया बेटा, कौन है रूही और नियति के माँ बाप? मैंने तुमसे कुछ पूछा है ना, तो बताओ मुझे कौन है इसके माँ बाप? तो रूहान फिर से बोलता है कि बड़े पापा, वो जिया आंटी और जय अंकल ही तो है जो रूही और नियति के माँ बाप हैं, वो इन्हीं के ही माँ बाप हैं, मुझे सब अच्छे से पता है। ये सुनते ही पूरी प्रताप फैमिली की आंखें हैरानी से फैल गई थी। किसी को भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। नील, उसे तो एक सेकंड के लिए लगा कि शायद उसका दिल कितना ही ज्यादा हल्का हो गया हो, ना जाने उसे कौन सा सुकून मिल गया हो, ना जाने नील कितनी ही रातें जिया के दर्द को महसूस करके सोया था। और फिर रुद्र, उसने तो हैरानी से भी नील को देखा तो रुद्र को भी ऐसा लग रहा था कि जैसे एक बहुत ही बड़ा सा बोझ उसके दिल से उतर गया हो। एक काफी सालों का सुकून जो उनके दिल में आ गया हो, उन्हें बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था। तो रुद्र अभी जल्दी से रूहान के पास भागता हुआ आया और फिर उसके पास बैठकर बोलता है कि सच सच बताओ रूहान, क्या ये सच है? क्या रूही और नियति जय और जिया की ही खोई हुई बेटी है? अगर ये सच है तो बताओ हमें, कोई प्रूफ है क्या तुम्हारे पास? तो रूहान ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि जी हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। तभी वहाँ पर जिया और जय और वीरू वृंदा चारों ही आ गए थे। तो जिया भी जल्दी से आगे आई और फिर उसने सबको देखकर कहा कि कहाँ है मेरी बेटियाँ? तो नील बोलता है कि जिया, रूही और नियति ही तुम्हारी खोई हुई बेटी है, ये दोनों तुम्हारी बेटियां हैं। और ये सुनते ही जिया की आंखें भी बहने लगी थी और वो जोर जोर से रोने लगी। तो वृंदा भी अब खुद को रोक नहीं पाई। जिया रूही और नियति के पास आ जाती है और फिर उसने दोनों को ही साथ में अपने गले लगा लिया था। तीनों माँ बेटी फूट फूट कर रो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे सच में आज उनका सारा सपना पूरा हो चुका हो। तो चंद्रकला और दिग्विजय सिंह जी भी वहाँ पर ही बैठे हुए थे और फिर दोनों की ही आंखों में आंसू आने लगे थे। और फिर वो पल भी दौड़ गया था कि जब सौम्या किट्टू और दिशा से मिली थी। ये कहते हैं ना कि इतिहास खुद जरूर दोहराता है और एक वक्त था जब रुद्र ने दिशा किट्टू को उसकी माँ से मिलवाया था और ठीक उसी तरह से इतिहास फिर से दोहराया गया था। आज 25 साल के बाद रुद्र के बेटे रूहान ने भी जिया को उसकी दोनों ही बेटियों से मिलवा दिया था, जो शायद प्रताप फैमिली की वजह से ही खो चुकी थी। और ये वक्त बहुत ही ज्यादा कमजोर था, सब काफी ज्यादा इमोशनल हो रहे थे। जिया भी अपनी दोनों बेटियों को देखकर एक पल के लिए भी चुप नहीं थी। उसके आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। न जाने कितनी ही बार उसने अपनी दोनों ही बेटियों के चेहरे को चूम डाला था और उसे इतना ज्यादा प्यार कर डाला था। जय भी अपने इमोशंस को कंट्रोल करता हुआ अपनी बेटियों के पास गया और फिर उसने भी अपनी दोनों ही बेटियों को कसकर अपने गले लगा लिया था। आज सच में सबका दिल एकदम से भर आया था। सभी लोग काफी ज्यादा इमोशनल हो चुके थे। जय और जिया के लिए तो ये एक सपना जैसा था कि उनकी दोनों खोई हुई बेटियां उन्हें मिल गई हैं। उन्होंने तो अब उम्मीद भी छोड़ दी थी कि शायद ही उनकी बेटियां मिलेंगी, वरना दोनों ने कभी की उम्मीद छोड़ रखी थी। न जाने जय प्रताप फैमिली को कितना ज्यादा कोसता था, हर कितना ज्यादा गुनहगार मानता था। आज प्रताप फैमिली के बेटे ने ही उन दोनों की खोई हुई बेटियों को लौटा दिया था। सभी लोग काफी ज्यादा खुश भी थे और सबको एक बड़ा सा सुकून मिल रहा था। करीब 1 घंटे के बाद रुद्र ने रूहान से पूछा कि तुम्हें कैसे पता है कि ये दोनों ही जय जिया की बेटियां हैं? तभी नील भी कुछ बोलता उससे पहले ही रुद्र ने नील को हाथ दबाकर चुप करा दिया। तो रूहान बोलता है कि रूही हमारे घर पर आई थी, मुझे रूही पर थोड़ा थोड़ा सा शक हुआ था। मैंने रूही के बारे में पता लगाना शुरू कर दिया था कि मुझे हर एक चीज जाननी थी रूही के बारे में, क्योंकि रूही मुझे मारने के लिए मेरे घर पर हायर की गई थी। तब मुझे पता चला था कि रूही की एक बहन भी है जो दोनों ही सगी बहनें हैं और फिर दोनों ही बहनों को बचपन से ही किसी ने किडनैप किया गया था। मैंने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी तो मुझे धीरे धीरे सब कुछ पता चल गया था कि ये दोनों ही जिया आंटी और जय अंकल की खोई हुई दोनों बेटियां हैं और दोनों ही जुड़वा बेटियां हैं। रुद्र भी बोलता है कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ है क्या कि ये दोनों जय और जिया की ही बेटी है? तो रूहान ने भी अपना फोन निकाला और फिर कुछ फोटोग्राफ्स रुद्र को दिखाते हुए कहा कि ये रहा प्रूफ। जब रूही और नियति का किडनैप हुआ था ना, और फिर किडनैप ने उन्हें जिस घर में रखा हुआ था वहाँ पुलिस की रेड पड़ी हुई थी और फिर पुलिस ने ही रूही और नियति को अनाथ आश्रम में भेज दिया था, क्योंकि उस वक्त रूही और नियति के पास कोई भी नहीं था। ये दोनों ही अकेली थी और पुलिस ने इन्हें अनाथ समझकर अनाथ आश्रम में भेज दिया था। इन फोटोग्राफ्स में रूही और नियति की बचपन से लेकर अब तक की सारी फोटोग्राफ्स थी। रुद्र ने ऐसे ही कई सारे डॉक्यूमेंट्स रूहान के फोन में देखे थे और फिर तभी उसकी नजर एक और डॉक्यूमेंट पर पड़ती है, लेकिन रुद्र उसे पढ़ता उससे पहले ही रूहान ने अपना फोन उससे छीन कर कहा कि ये तो गलत बात है ना, किसी की भी लाइफ की पर्सनल डिटेल्स चेक नहीं करनी चाहिए। किसी को भी ये चीज नहीं चाहिए कि वो किसी की भी पर्सनल लाइफ को ऐसे बिना किसी
किसी परमिशन के देखे। तो रुद्र ने भी रूहान की आंखों में देखा और फिर रूहान ने भी अपनी नजरें इधर उधर चुरा ली थी, क्योंकि रुद्र अभी रूहान का सच जानने ही वाला था और फिर मोबाइल जेब में रख लिया। फिलहाल तो रुद्र ने उस बात को इग्नोर कर दिया था। थोड़ी देर के बाद अवनी बोलती है कि अब मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है, हमें इस चीज का जश्न मनाना चाहिए, तो प्लीज अब रोना धोना बंद कर दो सब। मैं नहीं चाहती हूँ कि अब खुशी के मौके पर सब रोए। मैं सबके लिए डिनर लगवा देती हूँ, चलिए सब अच्छे से डिनर कर लीजिए। लेकिन जिया जो अपने आंसू को अभी भी पोंछ कर बोलती है कि नहीं, अब तो गले से निवाला भी नहीं उतरेगा मेरा। अपनी बेटियों को अपने घर लेकर जाना चाहती हूँ। मैं अपनी दोनों ही बेटियों से बहुत सारी बातें करूंगी, बहुत सारा प्यार करूंगी, उनके साथ कुछ वक्त बिताना चाहती हूँ मैं। पुलिस आप हमें यहाँ से जाने की इजाजत दीजिए। तो अवनी बोलती है कि हाँ हाँ जिया, ले जाना ना अपनी बेटियों को, हम रोकेंगे नहीं तुम्हारी दोनों बेटियों को, लेकिन प्लीज पहले कुछ खा तो लीजिए ना। पता नहीं मेरे बच्चों ने कुछ खाया भी है या फिर नहीं खाया है। इतना कहकर अवनी ने बंदरों की टुकड़ी को देखा और फिर बंदरों की टुकड़ी ने भी एक मासूम सा मुंह बनाकर नाम में अपनी गर्दन हिला दी, जैसे सच में उन्हें कितनी तेज ही भूख लगी हो। तो अवनी भी बहुत ही प्यार से बंदरों की टुकड़ी की तरफ देखते हुए बोलती है कि हाय, देखा ना मेरे बच्चे कितने ज्यादा भूखे हैं, चलिए चलिए सब बैठकर पहले खाना खा लीजिए। थोड़ी देर के बाद घर के बड़े डाइनिंग टेबल पर आकर बैठकर खाना खा रहे थे और बंदरों की टुकड़ी जो सिटिंग एरिया में बैठकर खाना खा रही थी, लेकिन निर्भय उसकी नजर तो अभी भी निशी पर ही टिकी हुई थी। वो तो बस निशी को ही गौर गौर से घूर रहा था। निशी अपने भाइयों के साथ बैठकर आराम से खाना खा रही थी और हल्का हल्का सा मुस्कुरा भी रही थी। तो रूहान जो उसे अपने हाथों से प्यार से खाना खिला रहा था, अंशिका ने भी रूहान और निशी को जब देखा तो निव्यांश के पास आई और फिर बोलती है कि आप ठीक है भाई, बिल्कुल चोट तो नहीं लगी है ना आपको। तो निव्यांश भी अंशिका की तरफ देखकर बहुत ही प्यार से बोलता है कि हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है, मैं तो बिल्कुल चकाचक हूँ। तो अंशिका बोलती है कि तो मुझे भी आप अपने हाथों से खाना खिला दो ना, आप ऐसे बुत बनकर क्यों बैठे हो, जैसे रूहान भाई निशी को खाना खिला रहे हैं ना, मुझे भी आपके हाथों से वैसे ही खाना है। और फिर तभी अरमान भी आकर बोलता है कि मैं खिला दूं क्या। तो अरमान की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं और फिर तभी अंशिका ने भी थोड़ा तेज आवाज में कहा कि पापा पापा आपको किसी के हाथ का खाना खाना है, इसे आओ आप ना किसी के हाथ का खाना खा लीजिए। तो रुद्र ने भी अंशिका की तरफ देखा और फिर उसकी बातों का मतलब निकालने की कोशिश करने लगा और फिर तभी अरमान ने धीरे से कहा कि मत खाओ मेरे हाथ से खाना, लेकिन कब तक नहीं खाओगी, एक ना एक दिन तो खाना ही पड़ेगा मेरे हाथों से खाना तुम्हें, क्योंकि वैसे भी आना तो तुम्हें सचा देवा हाउस में ही पड़ेगा मेरी दुल्हनिया बनकर। अब तब तक देखता हूँ क्या करती हो तुम। तो वहीं रुद्र ने भी अब अंशिका की बातों को इग्नोर कर दिया था और फिर डिनर करने लगा था। तो निव्यांश बोलता है कि हम तो भेजने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं, कब लेने आओगे तुम इसे, लेकिन हाँ तुम ना चुपचाप से पहले चाचू को पटाओ, क्योंकि उनके बिना तुम इसे यहाँ से लेकर जा ही नहीं सकते हो, पहले तुम्हें उन्हें पटाना पड़ेगा तब तुम हमारी शेरनी को ले जा सकते हो। तो रूहान ने कहा कि हाँ हाँ पटाओ, मिस्टर रुद्राक्ष प्रताप सिंह को भी पटाओ पहले। इतना कहकर रूहान ने भी रुद्र को देखा और फिर रूहान का मन कर रहा था कि वो सब कुछ अभी सच सच सबको बता दे, लेकिन फिर भी वो फिर से अभी शिखा और शोभित के बारे में सोचकर एकदम से रोक गया था। जाने अनजाने में ही सही, रूहान के कंधों पर अब बहुत बड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी थी। वो बार बार ये सोच रहा था कि वो शिखा से दूर हो जाएगा और यही सोचकर रूहान के रोंगटे खड़े हो जाते थे। उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता था और उसका मन करता था कि वो आज के बाद कभी भी ये राज की बात किसी को नहीं बताएगा कि वो रुद्र का बेटा है। उसने किट्टू को भी देखा तो वो भी अब रूहान से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। डिनर करने के बाद जय और जिया, वृंदा, वीरू, दक्ष और नियति और रूही सब ने चलने की तैयारी कर ली थी। तो रूही का मन अभी कर रहा था कि वो एक बार रूहान के गले लग जाए और फूट फूट कर रो ले, उसे अपने दिल की हर एक बात बता दे, लेकिन पूरी फैमिली में ये अभी करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। उसने रूहान को देखा और फिर आंखों से ही उसे बाय कर दिया। तो रूहान ने भी मुस्कुराकर अपनी पलकें झपका दी थी। नियति ने भी निव्यांश को देखा और फिर निव्यांश ने भी आंखों ही आंख झपका कर उसे बाय कर दिया था। दोनों ही अब बहुत ज्यादा खुश थी कि उनको फाइनली उनकी फैमिली मिल चुकी थी। जय और जिया अपने परिवार को लेकर वहां से चले गए थे कि तभी शोभित भी अब प्रताप खानदान की तरफ अपने हाथ जोड़कर बोलता है कि भैया अब हमें भी यहाँ से इजाजत दीजिए चलने की, बहुत ज्यादा रात हो गई है, अब हमें
भी चलना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का आज का ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। क्या रोहान अपना सच सबके सामने आने देगा या फिर छुपा लेगा हमेशा के लिए? और क्या किट्टू को कभी भी पता चलेगा कि रोहान उसी का बेटा है? क्या होगा जब प्रताप फैमिली को पता चलेगा कि रोहान प्रताप फैमिली का बेटा है? आखिर कब आएगा रोहान का सच प्रताप फैमिली के सामने? ये देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है। कहानी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और सपोर्ट ढेर सारा जरूर कर